प्यारे बच्चों, आपका दिन शुभ हो। सुप्रभात। फिर बच्चों, आज की टॉपिक में हम लोग जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे और जीव विज्ञान में हम लोग जैव प्रक्रम का भाग 1 देख चुके हैं। जैव प्रक्रम में हम लोग पाचन तंत्र का पूरा अध्ययन कर चुके थे और उसी के अगेंस्ट कुछ मूल बिंदुएं थी जिनका उल्लेख मैं फिर से करना चाहता हूं या एक बार आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूं। हुआ यह था कि हम मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मुख गुहा में आप लोगों ने मूल रूप से देखा था लार ग्रंथियां हैं, वहां पर लार बनता है, टाइलिन और मड। दूसरा पार्ट हम लोगों ने देखा था आमाशय, जठर ग्रंथियां यहाँ पर बनती हैं, जठर रस निकलते हैं, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, और प्रोटीन दूध वसा पचाने में सहायक होते हैं। तीसरा पार्ट हम लोग देखे थे ग्रहणी, जैसा कि आप पहले वाले चित्र में देख सकते हैं। यह यकृत पित्त रस वसा पचाने में सहायक होता है, क्योंकि अक्सर एक नंबर का प्रश्न पूछ देता है कभी कभी कि पित्त रस कहाँ बनता है। फिर अग्नाशय, यहां से अग्नाशयी रस निकलता है और ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज एंजाइम निकलते हैं। ये प्रोटीन के अवयव मंड तथा इनके अवयव वसा, ये भोजन जिसको पचाते हैं, मतलब कहने का मतलब प्रोटीन और वसा को पचाने का काम करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था पांचवा पार्ट छोटिया, आंत्र ग्रंथियां निकलती हैं, आंतरस होता है। यहाँ पर एरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टोज, सुक्रोज, लाइपेज ये सब एंजाइम निकलते हैं और प्रोटीन के अधपचय अवयव माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और वसा, इन सब का पाचन होता है। तो सरसरी निगाह से अगर आप देखेंगे तो 5 बिंदु मिलेंगे: मुख गुहा, आमाशय, यकृत, ग्रहणी और छोटिया। हमें आशा है कि आपको पाचन तंत्र पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आप इससे संबंधित एक प्रश्न भी लिख लें तो ज्यादा बेटर होगा कि मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। बच्चों, यदि आप भावना से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से इस स्पीच से ही समझ सकते हैं। एक टॉपिक पिछले दिनों हम लोगों ने और देखा था, जैसा कि इस पाठ का नाम है जैव प्रक्रम। अगर मैंने कहा था कि कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं, यहां तक कि सो रहे हैं, तब भी आपके शरीर से ऊर्जा खर्च होती है। इसको आपकी किताब की भाषा में अनुचरण कार्य कहा जाता है। जीवों में अनुचरण का निरंतर होता रहना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब कोई कार्य नहीं करते हैं। जब हम सो रहे हैं अथवा कक्षा में बैठे हो, उस समय भी अनुचरण का काम चलता रहता है। इसलिए सभी जैव प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुचरण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यहाँ अनुचरण से मतलब हमारे ऊर्जा का क्षय होना, कहने का मतलब हमारे ईच एंड एवरी फंक्शन या ईच एंड एवरी जितनी भी गतिविधियां आप करते हैं, सब में कहीं न कहीं ऊर्जा खर्च होती है और उसके लिए ऊर्जा जरूरी है और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आप भोजन करते हैं। अब हम एक प्रश्न आपसे पूछें कि आप स्वपोषी हैं कि परपोषी। थोड़ा सा इस शब्दों को समझ लीजिए। स्वपोषी से मतलब यह होता है कि वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब बोलिए आप स्वपोषी हैं कि परपोषी? तो जाहिर सी बात तक आप कहेंगे कि नहीं, मैं परपोषी हूं, क्योंकि मैं अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। प्रकृति से मैं पेड़ पौधों या वनस्पतियों से प्राप्त भोजन को पका सकता हूं, या बनाने से मतलब पकाने से नहीं। आप पौधों को देखे होंगे। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि जब मैं परपोषी हूं तो स्वपोषी कौन? मुझे उम्मीद है कि आप उत्तर समझ गए होंगे कि वो पौधे होते हैं। प्राय सभी बच्चे अपने आसपास के वातावरण में पौधे देखते हैं। अब जैसे आपने देखा कि आपके पाचन के लिए विभिन्न अंग होते हैं, तो विचार कीजिए पौधों में क्या ऐसा होता है क्या?
आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होता है। आज के टॉपिक में हम पौधों के बारे में देखेंगे कि वे अपना भोजन कैसे पकाते हैं, बनाते हैं। आपको फिर एक बार याद दिला दे रहे हैं कि पौधे स्वपोषी होते हैं और जीवों की कार्बन तथा सभी ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, कुछ पत्तियां हैं, अभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखिए और समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। कारण यह है कि इन पत्तियों का ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अब आपसे जब मैं पूछूं कि पौधे पानी पीते हैं क्या, हवा लेते हैं क्या, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे हाँ पानी पीते हैं, लेकिन हमारे जैसे नहीं पीते हैं। तो पौधे जो जल ग्रहण करते हैं वो अपनी जड़ों द्वारा जमीन से अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और उसके बदले में आपको ऑक्सीजन देते हैं। अब पौधे किसी के दूसरे एक जगह से दूसरी जगह चल फिर नहीं सकते हैं, वो स्टोरेज भी आप जैसे नहीं कर सकते हैं। फलस्वरूप बड़ा रोचक बात है कि ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो मैंने दो चीज बताया आपको, एक क्या है सूर्य का प्रकाश है, दूसरा मैंने क्या बताया पानी। पानी कहां से पाते हैं? जड़ से। अगर भी इसको और अच्छे आप तरह याद करें या डीप में जाए तो इसको ट्रिपल जी कहा जाता है। जल, जाइलम वाहिकाएं और जड़ों से प्राप्त करते हैं। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल, जैसा कि मैंने कहा चित्र देखिएगा, अभी मैं आपसे प्रश्न करूंगा। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और वह ग्लूकोज के रूप में प्लस ऑक्सीजन के रूप में और प्लस जल की बूंदों के रूप में। जैसा कि आप समीकरण देख सकते हैं, C6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2। इस समीकरण से मतलब क्या है आप थोड़ा सा समझिए। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कहां से पा गए? वायुमंडल से। पानी कहां से पा गए? जमीन से, जड़ों द्वारा, ट्रिपल जी जो फार्मूला बताया है। क्लोरोफिल कहां पा गए? अब मैं पूछूं कि पौधों की पत्तियों को आपने देखा है? तो निश्चित रूप से आप कहेंगे देखे हैं। तो इनकी पत्तियों के रंग जो हरे होते हैं ये कहीं कहीं पर्णहरित में या क्लोरोफिल के कारण होते हैं और इसी कारण पौधे जो है सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित कर पाते हैं या भौतिक ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर पाते हैं। अब ये सारा चीज पाने के बाद पौधे ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। अब जैसे मेन क्या निकालेंगे आप कि क्लोरोफिल ही प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना। फिर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट का अपचय। तो अगर यदि आप तीन बिंदुओं पर ध्यान दें, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, जल के अणुओं को तोड़ना, हाइड्रोजन, जैसा कि आप जानते हैं जल का सूत्र H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के अणु टूट जाते हैं। फलस्वरूप ऑक्सीजन पौधे वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं जिसको हम अपग्रहण करते हैं और ग्लूकोज से अपने पोषण का काम करते हैं, क्योंकि भोजन तो उनको भी चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद हो। कुछ भौगोलिक विविधता के कारण पौधों में थोड़ा बहुत विविधता देखने को मिलती है। जैसे मरुद्भिद पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनता है। यदि आप किसी पत्ती का अंतरस्थ काटते हैं
तो देखेंगे कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल होता है। अब आपको हमें ले चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्लोरोफिल आवश्यक है। तो निश्चित रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक है। बगैर इसकी उपस्थिति में पौधों के लिए भोजन बनाना असंभव सा हो जाता है। अब आपके मन में प्रश्न ये आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, फिर पौधा कैसे उसको सोख करता है या खींचता है। तो इस दिलचस्प बात को आप इन चित्रों में देख सकते हैं। रंध्र, छिद्र, हरित लवक ऐसा लिखा गया है और आप प्रैक्टिकल रूप में अपने जीवन में भी देख सकते हैं। जब किसी पत्ते को आप ध्यान से देखें तो देखेंगे ऊपरी भाग बहुत चिकना होता है, स्मूथ होता है, और निचला भाग खुरदुरा होता है। तो जो छिद्र, रंध्र होते हैं ये निचले भाग में होती है और यहीं से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों में पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। आप देखते होंगे सुबह सुबह पौधों के ऊपर नमी आ जाती है या वो उसकी बूंदों जैसे दिखाई देते हैं, यह जल की हानि होती है। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, यह भी एक दिलचस्प बात है, तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या है कि पौधों के छिद्र तभी खुले रहते हैं जब उनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। जब आवश्यकता नहीं होती तो बंद कर लेते हैं। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। अब आपके मन में आ गया द्वार कोशिकाएं क्या है। तो द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। ध्यान से समझिएगा। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे ज्यादा धूप लगती है तो पौधे बुझे बुझे से दिखते हैं और वही पौधे सुबह सुबह ताजे ताजे दिखते हैं क्योंकि जल की मात्रा भरपूर रहती है। अब इसके आधार पर प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता भी क्यों होती है, यह आपके मन प्रश्न उठना चाहिए। तो जैसा कि आप जान चुके हैं, चर्चा हो चुकी कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्चे सामग्री की आवश्यकता होती है। अब पौधे कई प्रकार के होते हैं, स्थल के भी होते हैं, जल के भी होते हैं। तो स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक रूप से जल की पूर्ति जड़ों तथा मिट्टी की उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। जैसा कि आपको बता चुके हैं ट्रिपल जी फार्मूला, जड़, जाइलम और जल। जड़ों द्वारा, जाइलम वाहिकाओं द्वारा जल भेजा जाता है पौधे के विभिन्न भागों। इसके अलावा आप देखते होंगे जैसे फल खाते हैं तो तमाम प्रोटीन, विटामिन, नाइट्रोजन, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं आपको। तो इसी तरह से पौधे नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम जैसे पदार्थ मिट्टी से ले लेते हैं और वही बाद में आपको फल के रूप में भी कहीं कहीं उनकी से आप प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में किया जाता है। एक नाइट्रोजन का आपको उदाहरण दे रहे हैं। आप देखते हो कि यूरिया के बोरे पर लिखा रहता है नाइट्रोजन की परसेंटेज 40% ऐसा कुछ लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है कि आप नाइट्रोजन गैस के रूप में देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, उसको सॉलिड बनाया जाता है। तो इनके प्रयोग से या ऐसे तत्वों का प्रयोग, इनके प्रयोग से पौधों की पत्तियां हरी भरी होती है, देखते होंगे। और जो हरी भरी रहती हैं तो उनका विकास तेजी से होता है, भोजन ज्यादा बनाते हैं, इसीलिए लोग यूरिया का छिड़काव भी करते हैं। इसे क्योंकि पौधे को इससे पोषण मतलब ऊर्जा बनाने में काफी हेल्पफुल होते हैं। साथ में पौधे आपको नाइट्रोजन भी देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। वो विभिन्न फलों के रूप में लोहा भी देते हैं, मैग्नीशियम भी देते हैं, बहुत सारी चीज देते हैं। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट तथा नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है।
इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। आप देखते होंगे आपके वहां अरहर बोया जाता है, मटर बोया जाता है और ढैंचा बोया जाता है। जिन खेतों में ये बोया जाता है वहां अगली फसल बहुत हरी भरी रहती है, क्योंकि इनकी जड़ों में ऐसे राइबोजियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति या पौधे के विकास की शक्ति विकास की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे पौधे का विकास बहुत तेजी से होता है। अब आप देखेंगे तीन तरह के आप जीव देख सकते हैं। एक है हम लोग परपोषी, पौधे क्या हैं स्वपोषी। अब कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो विषम पोषी भी होते हैं। कहने का मतलब उन्हें विषम पोषी पोषण कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि वह जो भोजन करते हैं वो कहीं न कहीं दूसरे ढंग से करते हैं। प्रत्येक जीव, जैसा कि आप जानते हैं, अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप भोजन स्रोत अचल है जैसे घास या गतिशील है जैसे हिरण, दोनों प्रकार के भोजन का अभिगमन का तरीका भिन्न भिन्न है। तथा गाय व शेर किस पोषण के उपकरण का उपयोग करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन कर शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब तक उनका अवशोषण करते हैं। दूसरा ये होता है जैसे फफूंद, ईस्ट, मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। इनकी खासियतें होती है कि ये विषमपोषी श्रेणी में आते हैं। कारण ये है कि ये सड़े गले स्थानों पर उगते हैं और सड़े गले स्थानों पर उगने के कारण यह, जैसे फफूंद है, तो यह आप देखते होंगे बरसात के दिनों में ये जहां पौधे वगैरह रखे रहते हैं घास फूस, वहां फफूंद जैसा निकलता है। तो ये विषम पोषण के कारण होता है। ये ऐसे ही भोजन अपना ग्रहण करते हैं जीव द्वारा किस भोजन का अंतर ग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना और कार्यशैली पर निर्भर करता है। घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंदर अंतर के बारे में आप सोच सकते हैं। जो लोग घास खाते हैं, जैसे फल खाते हैं, या कीटों के, सबके भोजन के ढंग अलग अलग हैं। कुछ अन्य जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनमें पोषण प्राप्त कर लेते हैं। ये पोषक युक्ति अमरबेल, किलनी, जू, लीच और फीताकृमि सरीके बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होता है। हम ये कह सकते हैं इनको कि यह परजीवी होते हैं। यह दूसरे जीवों द्वारा बना बनाया भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं और उनको कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे अमरबेल है, कुछ ऐसे वनस्पतियां जो देखते होंगे आपके दूसरे पौधे की जहां सड़ा गला है या जहां कमजोर है वहीं से उग जाती है। वो पौधा भोजन बनाता है और फलते फूलते हैं, हरे भरे दिखते हैं। तो इस तरह से ऐसे पौधे या ऐसे जीव जैसे जू है आपका, लीच है, किलनी है, ये सब विषम पोषण या विषम पोषण की श्रेणी में आते हैं। अब हम आपको आज का प्रश्न देते हैं, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहां से प्राप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, नोट्स बनाएंगे और उत्तर जरूर देंगे।